कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिया की एक फेमस और पुरानी पेंटिंग का आज ऑक्शन था। इस पेंटिंग को फ्रांस लेकर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इस पेंटिंग की नीलामी शुरू होती उससे पहले ही टाइम एकदम से रुक जाता है। सारे लोग फ्रीज हो चुके थे। तभी ही वहाँ पर कहानी का मेन हीरो चुनवो आता है। वो उस पेंटिंग को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो चुटकी बजाता है एंड उसकी चुटकी बजाने पर टाइम फिर से चलने लगता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि आज जिस पेंटिंग का ऑक्शन होने वाला था वो गायब हो गई है। चुनवो उस पेंटिंग को लेकर अपने लैंड ओनर के पास आता है तो वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कैसे कर लेते हो, वो भी बिना किसी सुराग को छोड़े हुए। चुनवो कहता है कि ये तो मेरा एक सीक्रेट है, वैसे भी ये पेंटिंग कोरिया की अमानत है तो उसे फ्रांस में नहीं लेकिन कोरिया में ही होना चाहिए। वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है, मैं तुम्हें अब ज्यादा रेंट पर घर नहीं देने वाला, तो तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। यह सुनकर चुनवो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल कहते हैं कि वो टाइम आ गया है, हमें यहाँ पर ये लैंड ऑनर थोड़ा सस्पिशियस दिखाया जाता है। उसके बाद हम कहानी की फीमेल लीड सियोना को देखते हैं। वो सुबह सुबह जल्दी उठती है एंड अपनी डिलीवरी वाली जॉब करने के लिए चली जाती है। दोपहर में वो किसी कैफे में काम कर रही थी। उसके बाद रात होते ही वो किसी बार में काम करने के लिए जाती है। आज के दिन सियोना को उसकी मंथली सैलरी मिली थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी एक ही सेकंड में गायब हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक बंदा खड़ा था एंड वो कह रहा था कि तुम मुझे मेरे पैसे कब लौटाने वाली हो। दरअसल में सियोना के डैड ने इस बंदे से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो ये बंदा अभी के लिए इंटरेस्ट मांगने ही आया था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है तो तुम अपनी ये बिल्डिंग मुझे दे दो। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। वो बंदा उसे कहता है कि तुमने सुना ना कि सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, अब नेक्स्ट मंथ से मैं तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे लूंगा। अगर तुम अगले महीने भी मेरे पैसे चुकाने में नाकामयाब रही तो ये बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। ये सुनकर सियोना को उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अगले दिन ही अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सारे टेनेंट के पास से रेंट मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे रेंट नहीं देता। एक बंदा उसे डराता है तो दूसरी लेडी उसे अपना दुखड़ा सुना देती है एंड तीसरा वो तो उसे देखकर ही भाग जाता है। आगे सियोना रियल एस्टेट के ऑफिस में जाती है एंड वहाँ जाकर कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है तो मुझे इसके लिए कोई कस्टमर चाहिए। वो रियल एस्टेट वाली लड़की कहती है कि तुम्हारे बेसमेंट में भला कौन रहने आएगा, लेकिन तभी ही वहाँ पर चुनवो आता है एंड कहता है कि मुझे सनलाइट से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोई बेसमेंट ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सियोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है, तुम चाहो तो तुम वहाँ पर रेंट पर रह सकते हो। वो चुनवो को लेकर अपनी बिल्डिंग में आती है एंड कहती है कि मेरा बेसमेंट अभी गंदा है, लेकिन थोड़ी साफ सफाई के बाद ये अच्छा हो जाएगा। फिर वो उसे पूछती है कि तुमने रहने के लिए बेसमेंट ही चूज क्यों किया, तो वो कहता है कि मेरा काम ऐसा है कि मैं उसे दिन दहाड़े नहीं कर सकता, मुझे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सियोना के मन में तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि यह लड़का क्या कोई गैंगस्टर है या फिर कोई सीरियल किलर। वो बहुत ही बेकार एक्सप्रेशन दे रही थी तो चुनवो उसे कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें 10,000 डिपॉजिट और रेंट के 1,000 पे करने होंगे। चुनवो उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो वो कहती है कि ठीक है, तुम 900 मुझे दे सकते हो। ऐसे कम करते हुए लास्ट में वो 600 तक आती है एंड कहती है कि फाइनल हो गया, तुम्हें मुझे डिपॉजिट के 10,000 और रेंट के 600 देने पड़ेंगे। चुनवो ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो सियोना उसे कहती है कि क्या मैं और भी ज्यादा डिपॉजिट कम कर दूँ। चुनवो कहता है कि मैं बाकी घरों को भी देखूंगा एंड उसके बाद कुछ फैसला करूंगा। सियोना कहती है कि 5,000 डिपॉजिट और रेंट 500 कैसा रहेगा। इस पर चुनवो मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक भाई बहन को देखते हैं। उस लड़की की बहन को पेट में दर्द हो रहा था एंड वो अपने भाई को कह रही थी कि मुझे पेट में बहुत ही दुख रहा है। वो लड़का देखता है कि उसके बाप को उन 2 बच्चों की कोई पड़ी नहीं है एंड उसका ध्यान सिर्फ दारू पीने में ही है, इसीलिए वो खुद फार्मेसी जाता है एंड पेट दर्द की दवा मांगता है, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसे दवाई नहीं मिलती। अब वो बच्चा कुछ पैसे चुरा कर भाग रहा था, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं
तो वो टाइम को पीछे कर देता है एंड ऐसा वो कहीं बार करता है। दूर से इस बच्चे को एक रीपर देख रहा था। जब वो बच्चा पैसे चुरा कर भाग रहा था तो वो रीपर उसके सामने आकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। वो बच्चा कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बीमार है। वो रीपर उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है। उसके बाद वो रीपर उस बच्चे को गायब करके एक पोर्ट में कैद कर देता है। उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे रीपर्स को देखते हैं। उनका टीम लीडर उन्हें कह रहा था कि इन अद्भुत शक्तियों के साथ बहुत सारे लोग जन्म ले चुके हैं, हमें उन लोगों को पकड़ना है एंड उनकी आत्मा को इस पॉट में कैद करना है ताकि आगे चलकर अर्थ पर कोई भी मुसीबत ना आए। कोई रीपर उसे पूछता है लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियाँ आई कहाँ से, तो टीम लीडर उसे कहता है कि ये एक ग्लिच है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो गॉड 100% परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती है। अब गॉड ने ह्यूमन वर्ल्ड में जो मेस फैलाया है हमें उसे साफ करने का काम करना है, क्योंकि टाइम का कंट्रोल सिर्फ गॉड के हाथों में ही होना चाहिए और किसी के भी नहीं। तभी ही वहाँ पर वो रीपर बच्चे की आत्मा को लेकर आ जाता है। उस रीपर का नाम म्योंगजुन है। म्योंगजुन अपने काम में काफ़ी परफेक्ट था एंड वो किसी के भी रूल को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए टीम लीडर हमेशा ही उसे चिढ़ता रहता था। यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में उस बच्ची को अभी भी पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाप को अपनी बेटी की कोई भी परवाह नहीं थी। जब वो और भी ज़्यादा अल्कोहल खरीदने के लिए बाहर जा रहा था तो म्योंगजुन आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि मेरी नजरें तुम पर है, अगर तुमने अपनी बेटी का ध्यान अच्छी तरीके से नहीं रखा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ सियोना के पास वो बंदा फिर से कर्जा मांगने के लिए आता है। सियोना कहती है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर से आ जाता है एंड कहता है कि मेरे पैसे दो वरना ये बिल्डिंग तुम मेरे नाम पर कर दो। वो बंदा सियोना के पास से बिल्डिंग की मांग बार बार इसलिए कर रहा था क्योंकि जल्दी ही ये एरिया डेवलप होने वाला है, जिसके कारण जमीन की भी प्राइस बढ़ जाएगी। अब सियोना के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उस बंदे को बिना पैसे लिए जाना पड़ता है। फिर सियोना एक पुरानी बात को सोचती है जहाँ पर वो अपने डैड से कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग को बेचकर उन सभी को पैसे क्यों नहीं दे देते, लेकिन उसके डैड इस बिल्डिंग को नहीं बेचना चाहते थे। वो ये सारी बातें सोचकर काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसी इंसिडेंट के बाद उसके डैड की मौत हो जाती है। जुन वो उसी तरफ आ रहा था एंड वो सियोना को रोते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे बिना बात किए हुए ही अपने घर चला जाता है। अगले दिन सियोना अपनी दूसरी डिलीवरी जॉब करने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे काफी पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसे बारिश में डिलीवरी करनी थी। अब ये लोग सियोना के पास से इतनी ज्यादा फूड डिलीवरी करवाते हैं कि वो एक टाइम पर तो गाड़ी चलाते चलाते ही चपकी ले लेती है एंड उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सामने से तेजी से एक ट्रक आ रहा था जो कि सियोना को टक्कर देने वाला था, लेकिन तभी ही जुनवू चुटकी बजा देता है जिसके कारण टाइम स्टॉप हो जाता है। जुनवू जब सियोना के पास जाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि सियोना हिलडुल रही थी। वो उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। यहाँ पर जुनवू वो सोच रहा था कि मेरी शक्तियों का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।